फिल्म के आगाज में हम जंगलों के बीच एक ऐश नामी आदमी को देखते हैं। वो एक बायोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च के सिलसिले में वो शहर से कई दूर जंगलों में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान इसे जंगल में एक जहरीला सांप काट जाता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। यहाँ पर इसका फोन भी गिर गया। किसी को अब वो मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। खुद ही इसने अपना हाथ सक करके जहर को निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे काम नहीं बना। घर जाकर इसने कट लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जहर इसके जिस्म में फैल चुका था। इसे अजीबोगरीब हेलोसिनेशंस हो रहे थे। वो कई दिन ऐसे ही पड़ा रहा। इसे लेने के लिए एक दिन बहुत से साइंटिस्ट भी यहाँ पर आए। इसे थोड़ा थोड़ा इस चीज का होश था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन इसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इसने हिम्मत करके इन लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकली। और ऐसे ये सब लोग ये जानकर चले गए कि ऐश यहाँ पर नहीं है। कुछ दिन बाद वैसे ही दिखाया गया। इसने हाथ पर जो कट लगाया था, वहाँ से इसकी बॉडी से जहर बाहर निकलता रहा। वो थोड़ा बहुत जहर इसके दिमाग पर असर कर गया था। वो भी अब ठीक होने लगा। इससे थोड़े बहुत हेलोसिनेशंस होते थे। होश में आने पर इसने फौरन शहर के हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया। अपनी गाड़ी साफ की, शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन इसने एक अजीबोगरीब चीज नोटिस की कि सड़क पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब वो शहर पहुंचा तो वहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। इसने देखा कि सभी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वो पैनिक हो गया। यहाँ पर एक पेंडेमिक यानी एक वबा फैली थी। वो ये वबा इतनी खतरनाक थी, इसने चंद ही दिनों में सारी की सारी आबादी को मार डाला। इश एक बायोलॉजिस्ट था। वो समझ गया कि काफी दिन वो आबादी से दूर रहा है, इसलिए इस बीमारी ने इस पर हमला नहीं किया और वो सरवाइव कर गया है। जाहिर सी बात है, आबादी खत्म हो गई है तो ना कोई हुकूमत रही है और ना ही कोई भी चीज का मालिक रहा है। इश को यहाँ फौरन अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। तेजी से वो गाड़ी घुमाते हुए जब घर से गया तो इसने देखा कि इसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे हुए थे और इनकी बॉडीज की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत रोया, लेकिन फिर इसने हिम्मत पकड़ी और अपने ही घर के बाहर इसने कब्र खोदकर इन बॉडीज को दफना दिया। सुबह उठकर उसने पूरा शहर देखा, कोई और सर्वाइवर नजर नहीं आया। ये बात सोचते ही इसने फैसला किया कि वो एक दूसरे शहर जाएगा। उसने लॉस वेगास जाने का डिसाइड किया। कुछ जरूरत का सामान और गन लेते हुए वो निकल गया, लेकिन जब बुर्ज लॉस वेगास की तरफ जाता था वो भी सील हो गया था। रास्ता बहुत लंबा था। जैसे ही वो लॉस वेगास पहुंचा तो देखा कि यहाँ पर भी सभी लोग मारे गए थे। बड़े बड़े होटल्स सब खाली पड़े थे। थक कर उसने एक होटल में रहने का फैसला किया। वहाँ उसने रात गुजारी। महंगी महंगी चीजें इंजॉय करते हुए उसने रात गुजारी। ये सब इसके लिए फ्री था। वो अपनी उम्मीद खो चुका था। उसने फैसला किया कि अब उसे कोई भी नहीं मिलेगा। अगली ही रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों ही सरवाइव कर चुके थे। इस बीमारी से लड़की ने अपनी दुखिया कहानी बताई कि इसने अपने फैमिली को वीडियो कॉल पर मरते देखा है और अब इसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। जबकि ये आदमी भी मरना ही चाहता था, क्योंकि ऐसी अकेली दुनिया में वो सरवाइव नहीं कर सकता था। आज रात के लिए ये लोग भी इश्क के साथ रहते हैं। इन लोगों के इरादे इश्क को खतरनाक लगे हैं। आदमी के पास एक गन थी और वो तीनों को मारने का इरादा रखता था ताकि तीनों की मौत आसान हो जाए। लेकिन इश्क जानता था कि वो इसे मारने वाला है, इसलिए वो बाहर चला गया और पीछे से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। यानी इन दोनों ने अपनी जान ले ली थी। इस हादसे से इसे बहुत दुख हुआ और वो और भी ज्यादा टूट गया। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में अकेला ही रह गया है। तेज गाड़ी चलाते हुए वो अपने घर वापस लौट आया। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक डॉग आया। वो डॉग भी बिल्कुल इश्क की तरह अकेला था। इसने डॉग को अपना साथी बना लिया, जिससे इसे जीने की एक नई उम्मीद मिली। इसने नए सिरे से अपनी लाइफ गुजारना शुरू की। सर्वाइवल के लिए किताबें पढ़ना शुरू की। शुरू में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब कमाने की भी जरूरत नहीं थी। रोज काम करने के वक्त वो बाहर पूरे टाउन में घूमता, इस उम्मीद से कि शायद इन्हें कोई और सर्वाइवल मिल जाए। लेकिन हर रोज वो नाउम्मीद लौटता था। एक दिन जब वो अपने दोस्त यानी डॉग के साथ विंडो के पास खड़ा चाय पी रहा था, तभी डॉग अचानक से भौंकने लगा, क्योंकि इसे किसी इंसान के होने का पता चला था। दूर कहीं एक घर से धुआं निकल रहा था। साफ मतलब था कि वहाँ पे कोई इंसान हो सकता है। फौरन इसने गाड़ी निकाली और इस घर की तरफ बढ़ गया जहाँ से धुआं दिखाई दे रहा था। किस्मत से वहाँ पे एक लड़की थी जो इसे लेकर डर गई। उसने इसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाने आया, वो खुद भी एक सर्वाइवल की तलाश में है। ये बात सुनकर इस लड़की ने इसे अपने घर आने की इजाजत दे दी। इस लड़की का नाम था एमा। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एमा और इश दोनों ने ही इस पूरे एक साल में इन दोनों के अलावा किसी दूसरे सर्वाइवल को नहीं देखा। ये दोनों खुश थे कि इन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया है, क्योंकि अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रही थी। ये लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, क्योंकि इंसान सोसाइटी में रहने का आदी होता है। अकेले रहकर इनकी दिमागी हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों एक ही साथ एक ही घर पर रहेंगे, क्योंकि इश्क के घर के बहुत पास एक जनरल स्टोर भी था जहाँ
जहाँ पर खाने की सप्लाई थी और ईश ने वैसे भी अपने घर में बहुत सारी चीजें स्टोर की हुई थी जिनसे इनकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती थी। यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो इनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। एमा ईश का काफी सारे कामों में साथ देती थी, वो ईश का हुलिया ठीक करती है और साथ ही साथ ये लोग ईश के घर की रेवोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ईश ने इस पूरे साल में अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। एक साथ काम करने के लिए ये रोज सुबह उठते हैं और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। ये दोनों भी समझते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ ये 2 ही लोग बचे हैं तो अब इन्हें आबादी भी बढ़ानी चाहिए। पहले तो ये दोनों का फैसला था, लेकिन ईश को पता चला कि एमा प्रेग्नेंट हो गई है तब वो बहुत ज्यादा डर गया। इसे डर था कि क्या इसके बच्चे इस अजीब सी दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। इसे हौसला देती है कि सब बेहतर होगा। ईश जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, वो बुक्स पढ़कर बच्चे के पैदा होने के तरीके देखने लग जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों इस दुनिया में अकेले हैं और ये सारा काम इन लोगों को खुद ही करना होगा। ये दोनों इस घर को परफेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। ईश ने यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगा लिए थे ताकि इनके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो क्योंकि ये काफी वक्त गुजर चुका था। शहर भी जंगल की तरह बनने लगे थे, जंगल के जानवर शहरी इलाकों की तरफ आने लगे। इनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन रहा था, इसीलिए इन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द एक बाड़ बना ली। इन जानवरों से बचने के लिए अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए। इन लोगों ने खुद भी बहुत से पालतू जानवर पाल लिए थे जिनसे इनकी जरूरत की चीजें पूरी होती रहें और ये लोग ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहें। इंसान ना होने की वजह से इर्द गिर्द का सारा इलाका हरा भरा हो गया और यहाँ की हवा भी बहुत साफ हो गई। इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी, पहले से काफी लाइफ बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन इनको एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। पता नहीं कहां से शहर में बेतहाशा चूहे आ गए। इनको देखकर ईश बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। एमा ने इससे समझाया कि हम इसका भी हल निकाल लेंगे। सुबह होने पर ईश घर से बाहर गया। इसने बहुत सारी बिल्लियों को घर में लाकर छोड़ दिया। इन बिल्लियों ने चूहों को खाना शुरू कर दिया। आखिरकार वो इस प्रॉब्लम से भी निकल आए। फाइनली अब वो दिन भी आ गया जब एमा को बच्चे को जन्म देना था। ये सारा काम ईश खुद हैंडल कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। इन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। उन्होंने सड़कों पर जाकर अपने घर का एड्रेस लिखना शुरू कर दिया ताकि अगर कोई सर्वाइवल है तो वो उनके घर तक पहुंच आए और उनको खाने और पीने की सब चीजें मिल जाएं। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। ईश घर के किसी काम से जंगल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसकी गाड़ी के सामने एक जंगली जानवर आ गया। इस डर के बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जानवर अभी जिंदा है और दर्द के मारे तड़प रहा है। इसने उसका काम आसान कर दिया और उसे शूट करके मार डाला। ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। जब उसने ये सब देखा तो वो डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगी। ईश ने उस लड़की को देखा और फौरन इसके पीछे भागा इसे पकड़ने के लिए। इस लड़की को उसने बुलाया, वो रुकी नहीं, लेकिन इसने उसे समझाया कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। वो पीछे की तरफ बैठी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। वो सारा दिन ट्रक से बाहर नहीं निकली। शाम हो गई। मरीरा इसे काम डाउन करती है, अपनी कहानी सुनाती। वो और जॉर्ज काफी महीनों से अकेले दुनिया में भटक रहे थे। इन्हें ईश और एमा का एड्रेस मिला। वो इन्हीं के साथ रहने लगे। इसने बताया ये दोनों बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। इसकी ये सारी बातें सुनकर ये लड़की थोड़ा काम डाउन होती है। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ खुलने मिलने लगती है, लेकिन ज्यादा बातें नहीं करती और ना ही इसने अपना नाम बताया था। एक दिन मरीना इसका सामान देखती है तो इसे अजीबोगरीब ड्राइंग दिखाई देती है। साथ ही इसे एक लेटर मिलता है। इसमें इस बच्ची का नाम ईवी पता चलता है। इस लेटर में लिखा था कि पेंडेमिक के दौरान इसके डैड ने इसके साथ ज्यादती कर दी थी, जिसकी वजह से वो अपने सामने आने वाले हर इंसान से डरती है। ये सब जानकर सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसी रात एमा को तीसरा बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। 1 साल ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन इन्हें अपने एरिया में किसी के आने की खबर मिलती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। छोटे बच्चों को अंदर भेजकर सभी बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर कौन आया है। इन्हें पता चलता है कि ये एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप है जिनमें टोटल 4 लोग थे। ये लोग भी एमा और ईश का एड्रेस देकर यहाँ आते हैं। इनमें एक डॉक्टर थी, मॉली, जिन्होंने इन सब को बताया कि इतने सालों में वो सिर्फ इन 4 जिंदा इंसानों से ही मिल पाई है। इसके बाद वो ईश की फैमिली से मिल रही है। इनकी हुलिया और बातों से लग रहा था कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। ईश और एमा इन्हें भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं और इन्हें अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं और वैसे ही जिंदगी गुजारने लगते हैं। वैसे भी इनके पास चीजों की तो कोई भी कमी नहीं थी। अब ये लोग एक साथ मिलकर
बड़ी सोसाइटी बनाते हैं। ईश इन टीम मेंबर्स को इस दुनिया में सरवाइव करने के रूल्स बताता है कि इन्हें हर वक्त अपने हथियार अपने पास रखने होंगे क्योंकि दुनिया अब एक जंगल की तरह बन गई है। जंगली जानवरों का सामना इन्हें आए वक्त हो सकता है। ये लोग सप्लाईज लेने के लिए जब भी बाहर निकलते हैं तो जरूरी है कि ये लोग ग्रुप की शक्ल में निकलें, नहीं तो कोई भी जंगली जानवर या कोई और चीज इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सारे असूल बताने के बाद ये लोग सप्लाईज इकट्ठी करने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं मॉल और हॉस्पिटल की तरफ। मॉली जो एक डॉक्टर थी, इसने हॉस्पिटल से बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली थी जिन्हें ये अपनी कम्युनिटी में ले जा सकती थी और जिनसे इन सब लोगों का इलाज हो सकता था। खैर सालों का वक्त गुजर गया, हमें पता चलता है कि इस पूरे ग्रुप में काफी सारे बच्चे हो गए थे और दूसरे लोगों के पास भी बच्चे थे। इनकी कम्युनिटी अब बड़ी हो चुकी थी। ईश ने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया, वो पढ़ाता था, इन्हें बताता था कि पहले की कम्युनिटीज कैसे होती थी, इंसान कैसे सरवाइव करते हैं, और वो इन्हें पढ़ा रहा था कि ताकि आने वाले वक्त में इन्हें कोई मुश्किल ना हो और उनकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर सके। इनके घर के पास एक पूरा जंगल लगा था और इस जंगल में से एक दिन एक बहुत बड़ा शेर इनके घर में घुस आया। ईश की नजर इस पर पड़ी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ा। शेर ने इसके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि ये लोग इसे कुछ कर देते, शेर ने इसे चीर फाड़ दिया। ये देखकर सभी लोग पैनिक हो गए। सभी जब यहाँ आए तो शेर यहाँ से जा चुका था। एमा ईश की हालत देखकर गुस्से से पागल हो गए। इसने गन ले जाकर जंगल में इस शेर को शूट करके मार डाला। जबकि यहाँ ठीक वक्त पर मौली के साथ सभी लोगों ने मिलकर ईश की जान बचा ली और फिर इसका ट्रीटमेंट भी होने लगा। काफी हफ्ते लगे लेकिन फिर ईश पहले जैसा सेहतमंद हो गया। देखते ही देखते 17 साल भी गुजर गए। अब इन सब लोगों के बच्चे जवान हो चुके हैं। पता चलता है कि इतने सालों बाद ईश की बड़ी बेटी हैदर इन्हीं के ग्रुप के एक लड़के में इन्वॉल्व होने लगी। इनकी दोस्ती काफी अच्छी थी। इनकी दोस्ती से किसी को भी एतराज नहीं था क्योंकि ये इन्हीं सब लोगों ने आपस में ही रिलेशन बनाने थे। हैदर और ये लड़का भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस टाउन से बाहर जाना चाहते थे और इस चीज से भी किसी को एतराज नहीं हुआ। ये लोग इन्हें गन्स और कुछ जरूरी सामान देकर सफर पर भेज देते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पर एक और मसला बन जाता है। बाकी रिसोर्सेज तो इनके पास ठीक ठाक थे लेकिन अब इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ गया। डैम पर जाकर इन्हें पता चला कि डैम्स का पानी खत्म हो रहा है और ये मसला इनके लिए जानलेवा भी हो सकता था। कुछ दिन बाद इनके एरिया में एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप आ जाता है। इनके पास 2 ट्रक थे। इनके पास पेट्रोल की कमी थी। वो इसे मांगने के लिए आए थे। इसके बदले इनसे कहते हैं कि हम लोग आप लोगों को पानी दिला सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मशीनें और हम जमीन के नीचे डालकर पानी निकाल सकते हैं। ईश को ये ऑफर बुरी नहीं लगी। इसने अपनी कम्युनिटी में इन लोगों को रख तो लिया लेकिन इसने अपनी सभी लोगों को वार्न कर दिया कि ये लोग संभल कर रहे हैं, हो सकता है कि सर्वाइवर्स खतरनाक हों। दिखाया जाता है कि अब इन लोगों ने अपनी डील के मुताबिक ईश के घर पर ड्रिलिंग्स शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया। ये लोग बहुत खुश थे। डील पूरी हो चुकी थी। ईश के लोगों ने भी इन्हें ऑयल दे दिया। आज रात इन्होंने सेलिब्रेट किया। सुबह होते ही इन लोगों को यहाँ से निकल जाना था। इस ग्रुप का लीडर बड़े ही मशकूक अंदाज से अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और इसका एक बंदा पहरा दे रहा था। जब इन लोगों ने ये सब देखा तो इन्हें इन पर शक हुआ। ईवी ने इनको बताया कि मैंने सुना है कि यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सप्लाईज काफी ज्यादा हैं और इनके पास बहुत सारी गन्स भी हैं। ये जान कर सभी लोग घबरा जाते हैं। ईश को लगता है कि अब इन्हें चार्ली को मारना चाहिए क्योंकि इन्होंने चार्ली को ना मारा तो वो इनकी पूरी कम्युनिटी को मार देंगे जो इतने सालों से बनी है। चार्ली को मारने के हक में तो सारे नहीं थे लेकिन क्योंकि इस कुछ का ख्याल था कि अभी इस दुनिया में भी कम लोग बचेंगे और इन्होंने चार्ली को मार दिया तो आबादी में बहुत बड़ी कमी नजर आएगी। तब ईश ने इन्हें समझाया कि अगर हम चार्ली को ना मारेंगे तो ये हम सब लोगों को मार डालेगा। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और बाहर निकलकर चारों तरफ से चार्ली को घेर लेते हैं। इससे पहले कि चार्ली कुछ कहता, ईश ने एक कुल्हाड़े से इनकी जान ले ली और इसके बाद इससे दफन कर दिया। ये सब करने के बाद इससे बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसने पहली मर्तबा किसी को मारा था, वो भी अपने सर्वाइवर के लिए। वो जानता था ये काम गलत नहीं है इसलिए इसने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए ये सब किया। लेकिन फिर सुबह होने पर ये लोग चार्ली के ग्रुप को बताते हैं कि उन्होंने इसके ग्रुप लीडर को मार दिया है क्योंकि इनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था। चार्ली की मौत का सुनकर चार्ली के पूरे ग्रुप को ज्यादा बुरा नहीं लगा। कुछ ने तो ये भी कहा कि चार्ली ने अपने लीडर होने का फायदा उठाया था। इसने अपने ग्रुप की लड़कियों को भी टॉर्चर किया था इसलिए सारे लोग इसके मरने से खुशी थे सिवाय इसके दोस्त के जो इनके ऊपर खूब चिल्लाता है। ये सब चार्ली के पूरे
एक ग्रुप से कहता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप सब लोग यहाँ सुकून से रह सकते हैं। लेकिन ये लड़का नहीं, क्योंकि इसमें से भी मुझे चार्ली जैसी ही बू आ रही है, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने चार्ली के दोस्त को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। ये लड़का निकल तो गया, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि वो बाहर की कम्युनिटी में अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो वापस आया। लेकिन ईश ने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए इसे कबूल नहीं किया। देखने को मिला कि कम्युनिटी के सभी बच्चे रिसर्च से एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते थे कि कुछ ही दिनों में वो अपने परफेक्टली बना लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। कम्युनिटी के बहुत से लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, जो वायरस इससे 20 साल पहले फैला था, जिनसे पहले ये सारे सर्वाइवर्स किसी न किसी तरह बच निकले थे। मोली के पास काफी सारी मेडिसिन थी, जिनकी वजह से इसने इन सब का इलाज तो किया, लेकिन ईश का बेटा वो बहुत ज्यादा बीमार था। इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब थी, कम्युनिटी पूरी की पूरी कम्युनिटी परेशान थी। इसी परेशानी में हम देखते हैं कि इसकी बड़ी बेटी अकेले घर लौटती है। वो रो रही थी। सबने इसके पार्टनर के बारे में पूछा। वो रोते हुए इसने कहानी बताई। ये लोग जब सफर पर निकले तो उन्होंने बहुत सारे शहर ढूंढे, सर्वाइवर्स की तलाश की, लेकिन कोई सर्वाइवर इन्हें नहीं मिला। जगह जगह अपने घर का एड्रेस लिखते हैं और फिर ये लोग एक जगह पहुंचे जहां जंगलों में इन्हें एक इंसान मिला और इसने हैदर के पार्टनर को पकड़ के मार दिया। इसने कहा था कि ये चार्ली का बदला है, यानी साफ मतलब था कि ये वही आदमी था जिसे ईश ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था। हैदर ने बताया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए और भी क्या करती, मैंने इसे भी मार डाला और फिर तेजी से अपने घर वापस लौट आई। सब लोग दुखी थे, अभी दुख से निकले नहीं थे कि ईश का दूसरा बेटा भी मर गया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। ईश के बेटे के मरने के बाद इनकी कम्युनिटी के 3 और मेंबर्स भी मारे गए और इस हादसे से ईश बुरी तरह से टूट गया। अब इसका इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता था, इस दुनिया से जाना चाहता था, लेकिन एमा ने इसका साथ दिया, बिल्कुल उसी तरह जब वो बिल्कुल अकेला था। इसने कहा, देखो जब हम दोनों इस दुनिया में अकेले थे तब हम दोनों ने मिलकर ही इस जिंदगी की शुरुआत की थी। अब तो हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, हमें इस दुनिया को आबाद करना है। तुम अगर ऐसे ही हार मान जाओगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा। इसकी ये बात सुनकर ईश को थोड़ा सा हौसला मिला। पहाड़ों पर चला गया सनराइज देखने के लिए। उसने देखा कि ये सनराइज बहुत मुख्तलिफ है। उसे एहसास हुआ कि ये पहले वाली दुनिया नहीं रही, ये एक नई दुनिया है। वो अपने बच्चों को पहले वाली दुनिया में रहने की तरबियत दे रहा है, वो ये गलत कर रहा है। उसे समझ में आ गया कि उसे अपने बच्चों को इस दुनिया में सर्वाइव करना सिखाना है। घर जाकर वो सभी बच्चों को बताता है कि हम अभी तक गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, हमें पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया रही ही नहीं तो फिर इसमें चलने की ट्रेनिंग क्यों लेनी। ये एक नई दुनिया है, हमें इसके मुताबिक चलना होगा। अब मैं तुम लोगों को वही सिखाऊंगा जो नेचर सिखाएगी और इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी। इन्होंने फैसला किया कि ये अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे। इन्होंने दोबारा से एक नया रेडियो बनाया जिनसे इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो गई। ईश ने अपनी कोशिश अपने तक महदूद नहीं रखी। इसने कम्युनिटी से बाहर निकलकर अपने शहर को अपडेट करने का सोचा, दोबारा होटल्स को आबाद किया और फिर अपने पास के शहरों को भी आबाद करने का इरादा किया। इनके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ईश को इसके पोते के साथ दिखाया जाता है जो इसे सारी कहानी बता रहा है। वो इसे कहता है कि ये दुनिया बिल्कुल हमारे ही जैसे जिसे अब तुमने आगे बढ़ाना है। कहते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।